रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे। मिर्जा साहब बताइएगा, आज फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? स्मोक के असरात कितने दिनों तक फैसलाबाद शहर में रहेंगे? जी हनान, आज भी फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार है, ठंडक है, हवाएं हल्की महसूस हो रही हैं, खुनकी मौजूद है और ये सिलसिला जो है वो सूरज की आबोताब से पहले तक जारी रहता है। जो ही सूरज मियां तलू होते हैं, फैसलाबाद के मौसम में कदरे खुनकी कम हो जाती है और सारा दिन फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो खुशगवार रहता है। आज भी सूरत हाल जो है वो ऐसी ही दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से फैसलाबाद का ज़रा जो है वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 31, 30 और कभी 29 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन जो है वो फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में तहम ठंडक होगी, मौसम की खुशगवारियत में मजीद इजाफा होगा, तहम स्मोक जो है वो फैसलाबाद के मौसम को किसी हद तक मुतासिर कर सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 13.5, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 70% के लगभग है। बाद दोपहर नमी कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम कदरे जो मुअत्तदल और खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप शहर फैसलाबाद का अहवाल बता रहे थे। नाज़रीन, इकबाल डे के हवाले से जब भी बात की जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आइडियल शख्सियत पर्सनैलिटी के हवाले से जब गुफ्तगू की जाए तो जनाब अल्लामा इकबाल साहब होते हैं। उसकी वजह भी है, उसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, क्योंकि इकबाल खुद ब खुद एक फ़लसफ़ा थे, एक सोच थे और उस सोच की अक्कासी उन्होंने लफ्ज़ों में की और जब लफ्ज़ों में उसकी अक्कासी की तो उससे नौजवान जो हैं उनके अंदर इनकलाब का जज्बा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट शहर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, जिसके बाद लाहौर से आके भी तालीम हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए डॉक्टरेट और लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए जर्मनी और इंग्लिस्तान का सफर किया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ सिकंदर जुल्कनैन मौजूद थे। ब्रेक पे जाने से पहले मजीद गुफ्तगू उन्हीं के साथ करते हैं, तो मैं चाहता हूं जहां से आपने गुफ्तगू छोड़ी थी अकीदत के हवाले से, वहीं से शुरू की जाए। जी हनान, ये हमारे लिए बड़ी मैं समझता हूँ कि एजाज़ की बात है कि हम इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रहते हैं। बेशक। अब डॉक्टर साहब भी वजाहत करेंगे, जो अकीदत है ये गालिबन रोज़नामा नवाए वक्त में 1987 में ये छपा हुआ था। मैंने खुद उसको पढ़ा था कि किसी दोस्त ने, मज़ीद वजाहत डॉक्टर साहब करेंगे। मैं चूँकि तारीख़ के हवाले से लाइलपुर से जो इकबाल अलैहिर्रहमा का ताल्लुक है उस पर बात करूँगा। तो उनसे किसी ने पूछा था कि ये जो आपको सारी बरकतें अल्लाह की इनायात मिल रही हैं, क्योंकि ये भी एक बात उलमा ने, माहिर इकबालियात ने हमें बताई है कि इकबाल ने कहीं ये जिक्र किया था कि जो मुझ पे अल्फाज आते हैं ना, वो अल्फाज ही ऊपर से आते हैं। कोई ख्याल था ना कि थॉट शायद ऊपर से आती है और अल्फाज आपके होते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि ये अल्फाज ही ऊपर से आते हैं। कोई इस तरह की मजीद वजह। अच्छा, तो जो 1987 नवाए वक्त में ये था, उन्होंने सवाल किया कि कैसे अल्लाह पाक ने आपको कबूल कर लिया है, आपको ये रुतबा। तो उन्होंने फरमाया था कि ये बड़ा आसान काम है। तो उन्होंने दरूद पाक की तरफ इशारा किया था कि मैंने को 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा है अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने, और मुझे अल्लाह पाक ने ये सारा जो दीदा बीना है वो अता किया है। तो जाहिर है जिसकी अकीदत अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी तो उससे फिर सारे लोग ही अकीदत करेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। तो ये तो हम दुआ करते हैं कि फ़िक्र इकबाल को जब हम समझते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो फ़िक्र इकबाल तो इश्क़ रसूल ही है ना। क्योंकि उन्होंने, तो मैं कहता हूँ कि इकबाल जो बहुत बड़े शायर हैं, वो एक ही शेर हमें अता कर देते ना, सिर्फ एक ही, तो वही काफ़ी था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो ये है वो उनका फ़लसफ़ा, ये है उनकी अकीदत। और ये अब ये भी मैं नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो जवाब शिकवा का आखिरी शेर है ना, कि मोहम्मद से वफा, अब ये बकौल इकबाल का है, पता कौन रहा है? अल्लाह बंदे से कह रहा है। नहीं, जवाब शिकवा वाले जबरील में जब आप पढ़ेंगे तो ये अल्लाह बकौल इकबाल अल्लाह बंदे से कह रहा है कि तू ये काम कर ले तो फिर सब कुछ तेरा है। तो मेरी तो अकीदत ये है कि इकबाल का यही शेर पूरी कायनात के लिए बड़ा था। तो अकीदत के तो ये मामलात हैं। अल्लाह हमें समझ फहम की तौफीक दे। ये असल क्वेश्चन है
कि हम इस रोटी रोजी के चक्कर में, ठीक है वो भी फिक्र मुआश भी करनी चाहिए, लेकिन फिक्र मुआश तो जानवर भी करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब, इस सोचो फिक्र के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने अभी हज़रत अल्लामा के उस शेर का जिक्र किया जिसमें अल्लामा ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलब तेरे हैं। कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ये कहता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होगे कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्ताबिऊनी, तो फिर मेरी तरफ आओ, गोया मेरी इताअत करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। उसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दो मोहब्बतें हैं, एक बंदे की, इंसान के बंदे की अल्लाह के साथ मोहब्बत, और दूसरी अल्लाह की बंदे के साथ मोहब्बत। और ये जो अल्लाह की बंदे के साथ मोहब्बत है, ये किस नतीजे में मिलेगी? कि जब बंदा रसूल की अताअत करना शुरू कर देगा। तो इसी चीज़ को हज़रत अल्लामा ने उस शेर के अंदर बयान किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज़ है क्या, आप तकदीर तुम्हारे हाथ में होगी, लौह भी तेरे हाथ में होगी, कलम भी तेरी, जो जी चाहे आप अपने कलम से तकदीर की तख्ती के ऊपर आप लिख लीजिएगा। आपने पहले भी इस शेर में जिस पहलू की तरफ इशारा किया था कि हज़रत अल्लामा की जनाब रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत, ये तो वो मौजू है जो पूरे फ़लसफ़ा इक़बाल के ऊपर छाया हुआ है। देखिए, अल्लामा के वो अशार आपकी नज़र में होंगे जिधर हज़रत अल्लामा ने फरमाया कि वो दानाए सुबल ख़त्म रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ता। हज़रत अल्लामा ये समझते हैं कि अकीदत वो होती है जो अमल में डले, वो अकीदत जो महज ज़बान और लबों तक रह जाए, वो असल अकीदत नहीं है। असल अकीदत ये है कि आप अपने मुहिब के रंग में रंगे जाएं। देखिए, मोहब्बत का जादू ये है कि मोहब्बत मुहिब को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना जी? तो हज़रत अल्लामा ये कहते हैं कि अगर मोहब्बत का ये असर नहीं है तो फिर उस मोहब्बत में कोई कसर है, कोई नक्स है। अल्लामा ये कहते हैं कि चुब्बे नौमे मुस्तफ़ा खानम दरूद, जब मैं मुस्तफ़ा के नाम का दुरूद पढ़ता हूँ, आज खिजौलत आप भी गर्दत वजूद, तो शर्मिंदगी से मेरा पूरा वजूद पानी पानी हो जाता है। और ये हज़रत अल्लामा, ये देखिए, ये एक शायर का इज्ज़ होता है और इनकिसार होता है कि वो बात जनरल कर रहा होता है लेकिन हवाला अपनी ज़ात का बनाता है। हज़रत अल्लामा फरमाते हैं, और वो कहना ये चाहते हैं कि जब हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अंदर से एक शर्मिंदगी का एहसास ये होता है कि जिस हस्ती के नाम का हम दुरूद पढ़ रहे हैं, हम उसके साथ ज़बानी कलामी से मोहब्बत करते हैं, जबकि उस मोहब्बत का इज़हार हमारे अमल से नहीं होता। इश्क में गुयद के ए महकूम गैर, इश्क की अंदर से आवाज़ आती है, ए गैरों के दर के ऊपर झुकने वाले, गैरों के दर के बेकारी, सीना तू अज़बुता मौनदे धैर, तेरे सीने है, तेरा सीना तो मुख्तलिफ किस्म के बुतों से मंदिर बना बैठा है।
ठीक है ना। ये बुत क्या है? ये बुत ओहदे के भी हो सकते हैं, इक़्तिदार के भी हो सकते हैं, ताकत के भी हो सकते हैं, लालच के भी हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के बुत हैं और हम इन बुतों की पूजा करते हैं। ये लालच और हिरस के बुत हासिल करने के लिए हम जगह जगह पे खुशामदें करते हैं, मिन्नतें करते हैं, समायतें करते हैं, लोगों के दर के ऊपर सजदे करते हैं। तो हज़रत अल्लामा के कहने का मतलब यह है कि जिस हस्ती के नाम का हम दुरूद पढ़ते हैं, हमें उनके तर्ज़ हयात को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका अल्लामा के नज़दीक एक कामल नमूना हयात है और हमारी न सिर्फ दुनियावी फलाह बल्कि हमारी उखरवी फलाह और बका भी इसी तर्ज़ हयात की पैरवी और इताअत भी मुज़म्मिल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर असद साहब, बहुत शुक्रिया आप आज के शो के अंदर आए और आपने इकबाल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है हमारे साथ की। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमारे एंकर पर्सन मनान जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुजरम कौन शो जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो वेलकम करते हैं मनान आपको शो के अंदर। मनान के हवाले से भी आपको बताता चलूं, जनाब इकबाल की शायरी के साथ काफ़ी मोहब्बत रखते हैं और इकबाल को काफ़ी रीड किया है इन्होंने, और आज ख़ास तौर पर हमने इनको दावत दे रखी थी ताकि इनके साथ इकबाल के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। तो क्या कहेंगे आपने इकबाल की शायरी से या उनकी लाइफ के हवाले से जो आपने पढ़ा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि अगर खास तौर पे नौजवानों के हवाले से गुफ्तगू की जाए, इकबाल के लफ्ज़ों के अंदर जो रवानी होती थी उसमें नौजवानों के लिए एक मैसेज होता था। वो मैसेज उस दौर में इनकलाब के लिए होता था और आज के दौर में भी देखा जाए तो वो रायगा नहीं है, बल्कि आज के दौर के नौजवान के लिए भी एक रोशन मुस्तकबिल का पैगाम उसमें छुपा होता है। क्या कहेंगे इस सवाल? अच्छा हन्नान साहब, इसमें बुनियादी बात यह है कि हमारी जो जनरेशन है, ये हमारी उम्र है या आपकी उम्र है, इस जनरेशन के साथ एक हादसा पेश आया। वो हादसा ये है कि जो हमसे पहली जनरेशन थी वो इकबाल की वफात के बाद उनके नज़दीक तरीन की जनरेशन है, यानी कि उनसे 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद पैदा होने वाले वो लोग हैं। तो उनकी वफात और इनकी पैदाइश जो हमसे पहली जनरेशन थी, उनमें जो दौरानिया था वो बहुत कम था। तो उनके जो पीछे अबाओ अजदाद थे वो उनको बता चुके थे बड़े अच्छे तरीके से कि इकबाल कौन है। उसके बाद हमारी जनरेशन आई, तो हमारी जनरेशन ने जो काम किया उसको मैं हादसा इसलिए कहता हूं कि ये हमारा कसूर है कि हम अपने से आगे वाली जनरेशन को बता नहीं सके सही अंदाज में, जिस तरह से हमें बताना चाहिए था कि इकबाल कौन है, उनका कलाम क्या है, उनकी जो खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए या मिल्लत इस्लामिया के लिए वो क्या है, वो असल में हम नहीं बता सके। और अलमिया ये हुआ कि हुकूमत दर हुकूमतें आती रहीं, लेकिन हर बार 14 अगस्त पे या 9 नवंबर पे तकरीबात भी मुनक्किद होती रहीं, मुख्तलिफ सेमिनार भी मुनक्किद होते रहे, लेकिन जिस तरह से इस कलाम को, जिसको इकबाल का कलाम हम कहते हैं, इसको जिस तरह से निसाब का हिस्सा होना चाहिए था वो बना ही नहीं। अगर ये बन जाता, इसमें आसानी पैदा हो जाती, तो शायद ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए आसानी का बायस बन जाती। आमतौर पे यहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं वो इकबाल को पढ़ते ही इसलिए नहीं है कि उसमें मुश्किल अल्फाज आते हैं, उसमें वो इस अंदाज से लिखा गया है कि जिस तरह से फ़लसफ़ा लिखा जाता है, और वो हकीकतन एक फ़लसफ़ा ही है। और इकबाल से किसी ने पूछा भी कि आप इतनी मुश्किल शायरी लिखते हैं तो इसका किसी को क्या फ़ायदा, किसी को तो समझ ही नहीं आती। तो फिर इकबाल ने आगे से जवाब दिया कि ये फ़लसफ़ा है और फ़लसफ़ा एक बार पढ़ने से नहीं आता, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। वो जो बार बार पढ़ने की एक आदत थी वो हम अपनी जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सके। ये अलमिया हो गया हमारे साथ। अब जब आप मुझसे सवाल करते हैं कि जी हमारी जनरेशन में से क्यों अब तक कुछ नहीं हुआ, मैं ये समझता हूँ कि मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम में ये बात का तज़किरा किया था कि 2013 से पहले, इलेक्शन से पहले जो 9 नवंबर आया था, उस 9 नवंबर पे ऐवान इकबाल लाहौर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। उस तकरीब में जो हमारी मौजूदा हुकूमत के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ऐलान किया, ये मैं आज से तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 7 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इकबाल को अपने निसाब का हिस्सा बना देंगे, ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है, इसे बनाना चाहिए।
वो तो ना हो सका, सरकार भी आई, निसाब में हिस्सा भी नहीं बना। लेकिन उसके बाद मुझे ये ज़ाती तौर पे ज़रूरत महसूस हुई कि अगर मैं जब इकबाल को पढ़ता हूं तो मुझे मुश्किल पेश आती है, मैं 12-14 साल से पढ़ रहा हूं, तो ये जो नए नौजवान हैं, ये जो आने वाली नस्लें हैं, इनको तो सिरे से कुछ भी पता नहीं चलता होगा। फिर मैंने वो एक सिलसिला कार शुरू किया और उसमें मैंने फिर बांगे दरा की तशरीह शुरू की। उसका नतीजा ये निकला कि अब तक, यानी कि उस काम को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, जो मैंने यूट्यूब के जरिए शुरू किया। उस पे अब तक तकरीबन 1 करोड़ नौजवान या लोगों ने उसको देखा और उसको सराहा भी, और ये 1 करोड़ की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। हाँ, और लोग मुस्तफीद हुए उससे। मुस्तफीद हुए। और उसमें आप ये भी एक अचंभे की बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में रहने वाले मुसलमानों ने उसको ज्यादा देखा और उसको ज्यादा समझा। हमारे मुल्क में एक अलमिया ये भी है कि शायद हम अपने आबाओ अजदाद से लेके, अपने टैलेंट से लेके, अपने बड़ों से लेके, और जो हमारे मुहक्किक रह चुके हैं, हमारे जिन्होंने इस मुल्क पर एहसान किए हैं, हम उनकी कदर ही नहीं कर सके सही तरीके से। तो वो करते हैं और वहां पे व्यूज ज्यादा आ रहे थे यहां की निस्बत। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि 31% लोग ऐसे थे जिनके नीचे कमेंट्स या तबसरे थे कि इसकी तलाश थी कि जिसे हम ढूंढ रहे थे, जो अब हमें मिला है। अब पता क्या हुआ ये कि हन्नान साहब, आपको पता है किताबें कोई नहीं पढ़ता आजकल। कितने फीसद लोग होंगे जो किताबें पढ़ते होंगे? सोशल मीडिया का दौर है ना आजकल। सोशल मीडिया का दौर आ गया। आपकी लाइब्रेरियां बंद हो गई, किताबें जो पढ़ी हुई हैं उन पे गर्द पड़ रही है, कोई नहीं पढ़ता जाके। सबको आसानी चाहिए, एक्सेस आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है। आप कोई बुक भी पढ़ते हैं तो आप मोबाइल में से निकाल लेते हैं। डिजिटलाइज कर दिया गया हर सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी। हुआ क्या कि हमसे जो पहली जनरेशन थी उनके पास मोबाइल नहीं थे, वो डिजिटलाइज नहीं थे, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने फिजिकली अपीयर कर दी किताबें आपके सामने। वो जो जनरेशन थी वो तो किताबें पढ़ती रही। इस जनरेशन को जब आपने डिजिटलाइज किया, इन्होंने वो किताबें जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ लिखी थी वो लाइब्रेरियों की नजर हो गई। अब यूं समझा जाता है कि किताब को पढ़ने के लिए वक्त का मुनासिब जो इह्तमाम है वो करना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर वक्त निकालें, किताब लें, खोलें, पढ़ें उसे। और मोबाइल का अगर बात आता है, डिजिटलाइजेशन की जैसे बात हो रही थी, जेब से पॉकेट से निकाला, यूट्यूब पे सर्च किया इकबाल को और जो चाहा निकाल लिया, जो चाहा निकाल, जहां पे मर्जी बैठे आप। उसके लिए आपको बुक नहीं कैरी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पेशल लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि स्पेशल आपको फलसफा इकबाल का पढ़ने के लिए, या जो आप उसकी किताब पढ़ना चाह रहे हैं उसकी तलाश करनी होगी, आपको जाना होगा, वहां पे लाइब्रेरियन से पूछना पड़ेगा घर में अगर नहीं पढ़ी तो। उसके लिए भी वक्फा खत्म कर दिया गया। इंटरनेट पे, मोबाइल पे हर चीज अवेलेबल। लेकिन अब ये है ना कि इसका एक लम्हा फिक्रिया भी है। एक पहलू इसका यह है कि आसान हो गई चीजें, दूसरा इसका पहलू यह है कि उस जनरेशन ने जो किताबें लिखी थी, अभी आप इकबाल एकेडमी जो सरकारी इदारे के तौर पे सरकार की जानिब से चलाया जाता है लाहौर में, ईवान इकबाल में ही उसके एक फ्लोर पे इकबाल एकेडमी है। उस इकबाल एकेडमी में हजारों की तादाद में किताबें हैं जो इकबाल के मौजू पे लिखी गई हैं, हजारों की तादाद में। इकबाल ने किस मौजू को किस तराजू में तोला है, उस पर पूरी पूरी किताब लिख छोड़ी है। अलमिया यह है कि वो सारी की सारी किताबें डिजिटलाइज हुई नहीं है। या तो ऐसे होता कि आपके मोबाइल में उन तमाम किताबों की एक्सेस हो जाती जो इकबाल एकेडमी में मौजूद हैं और आप आसानी से उसको पीडीएफ फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस हवाले से मैं ये जानना जरूर चाहूंगा मनान यहाँ पे कि जब थीसिस लिखते हैं, जैसे अभी डॉक्टर आसिफ बैठे थे हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल, थीसिस लिखा जाता है, थीसिस तो सॉफ्ट फॉर्म में भी सबमिट करवाया जाता है। जी बिल्कुल। और जब कोई आर्टिकल छपता है तो जहां पे आप हार्ड कॉपी मौजूद होती है, सॉफ्ट भी मौजूद होती है, तो उसके लिए कोई साइट ऐसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बनानी चाहिए जिसपे इकबाल का फलसफा, उसके थीसिस या हजारों की तादाद में जो किताबें लिखी गई हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल। ये आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैं इसी बात को तो उजागर करना चाह रहा था कि ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसी बात को लेके चलना चाह रहा था कि ये जो सारी किताबें जो डिजिटलाइज होनी चाहिए थी, असल में अलमिया ये है कि हमारी जो प्रमोशन होती है वो मुख्तलिफ तरीकों से डाइवर्ट हो चुकी है। जिस चीज पे प्रमोशन होनी चाहिए थी उस पर प्रमोट हमने किया ही नहीं है। आजकल आप देखते हैं कोरोना वायरस है, आपके मोबाइल पे एक बेल चल जाती है, जब भी आप किसी को बेल देते हैं तो फौरी तौर पे आपके कान में वो कहता है जो माजी की गलतियां उसकी वजह से कोरोना दोबारा फैल रहा है। इसको क्या कहते हैं? प्रमोट कर रहे हैं आप किसी चीज को, अवेयरनेस को। इसी तरह जब डेंगू था आपने उसको प्रमोट किया, आपने
पेड कंटेंट दिया मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, और उसके बाद आपने उसको अवेयर करवाने के लिए लोगों को बताया कि किस तरह से इससे बचना है। अब सवाल मेरा यह है कि आपने आज तक कभी किसी भी सरकार की जानिब से कोई ऐसा पेड कंटेंट देखा है जिसमें इकबाल की शायरी को डिजिटलाइज करने की कोई प्रमोशन हो? जनाब आप ये बात कर रहे हैं, ये तो हमारी गवर्नमेंट है। रशिया की अगर बात की जाए, रशिया में उनके जो शायर हैं, जी जी। जो मारूफ शायर हैं, जो कौमी शायर हैं, उनकी अगर शायरी आप सुनाते हैं तो ट्रेन का टिकट फ्री मिलता है वहां पे। और यहां की सूरत हाल देख लें आप। हाँ। मतलब वो अपने लोगों में, अपने शायरों को, अपने मोहसनों को एक असासे की सूरत में कायम रखने के लिए क्या इकदाम करते हैं कि अगर आपने ट्रेन में सफर करना है, वो कहते हैं मुफ्त टिकट देते हैं आपको। उनका एक शेर सुना दें। क्या ये फलसफा यहां पे लागू नहीं किया जा सकता? लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाई गई है, बसों की टिकट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए आप रख दें कि स्टूडेंट फलां शेर याद कर लें, हम आप हमें सुनाएं, हम आपको फ्री। मैं कहता हूं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस तरह से होना चाहिए था। बल्कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आप पूरी शायरी तो कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि शिकवा के 108 शेर और जवाब शिकवा के 120 शेर, इनको आप लाजिम कर दें किसी भी बस टिकट के लिए जो आपने बुलेट ट्रेन बनाई है या उसके लिए। आप यकीन कीजिए कि उसमें इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। मैंने एक पूरा साल लगाया उसके ऊपर। उस एक साल में मैं उन दोनों नज़मों को कवर कर पाया हूं। आप ये देख लीजिए कि इस एक साल में कितनी लंबी चौड़ी तहकीक। आप देख लीजिए कि थीसिस मैंने भी लिखा है LLM का, ठीक है, थीसिस आपने भी लिखा है, और आप यकीन कीजिए कि उस पर थीसिस से भी ज्यादा मेहनत हुई है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से आप ये आइडिया दे रहे हैं ना, ये आइडिया इतना सूटेबल है कि हमारी नौजवान नस्ल को याद हो जाएगी। आपको अपना माजी भी पता चल जाएगा, आपको अपना हाल भी पता चल जाएगा। आप देखें ना, इकबाल के शिकवा के जो इब्तदाई अशार हैं, उनमें सब कुछ ही ऐसा है कि जो आपको आपके माजी की याद दिलाता है। चले जी, हम चाहते हैं इकबाल के कुछ अशार अता करें। हाँ, शिकवा के ही चंद अशार हैं जी जी। कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आहा कुदसियुल असल है, रिफत पे नजर रखती है, आहा, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। क्या बात। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा। आहा, ये जो जवाब शिकवा का जो इब्तदाई अशार हैं, ये वो हैं। अब ये हुआ क्यों है कि शिकवा में वो तमाम तर शिकवे जो इकबाल ने किए थे, उनका इब्तदाइया उन्होंने उस जवाब शिकवा में डाल के बताया है कि मैंने जिस तरह से खुदा से शिकवा किया वो ऊपर पहुंच गया। और आप ये देखें कि इसमें सबक कैसे कैसे हैं। आप देखते हैं कि जवाब शिकवा में आजकल का सिनेरियो मैं आपको बताने लगा हूं। 1938 में इकबाल की वफात होती है और आज तक वो जूं के तू सादिक आते हैं। उसमें कोई सिनेरियो बदला ही नहीं है आज तक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, यानी कि मुनाफा भी एक है और नुकसान भी एक है। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या बात है, क्या बात फिरका है। बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। क्या बात है, क्या यानी बात कि है। ये आज का दौर आप देख रहे हैं कि इस दौर में वो सिचुएशन बदल ही नहीं सके। उसके बाद एक्सट्रीमिज्म पे आप आए, आपने देखा टॉलरेंस तो है ही नहीं सिरे से, ठीक है। आप एक सेकंड नहीं लगाते किसी को काफिर करने के लिए। तकफीर का ये आलम है कि हमारे मेंबर भी उस तरह से अपने फराज अंजाम नहीं दे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो, उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है। मेरी ड्रेसिंग जो है वो डैन स्टीवन बाय साहब जीज की जाम से की गई है, और अगर आप चाहते हैं वहां से शॉपिंग करें तो उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा। तो जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज हमारे शेफ क्या तैयार कर रहे हैं। शेफ जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसे हैं शेफ आप? जी ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज? मुझे मीट लोफ्स जो नजर आ रहे हैं उससे तो स्टेक के लोफ्स ऐसे होते हैं, अल्लाह जाने आज क्या बन रहा है, आप ही से पूछते हैं। जी बताइएगा क्या तैयार कर रहे हैं, रेसिपी क्या होगी? जो चिकन स्टेक बना रहे हैं विद
क्रीमी मस्टर्ड सॉस। क्रीमी मस्टर्ड सॉस के साथ आज हम चिकन स्टेक जो है वो तैयार करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप जल्दी जल्दी उसकी रेसिपी भी बता दें, लेकिन रेसिपी बताने से पहले मुझे ये बताइएगा इसे तैयार किस में किया जाएगा, गोल्डन घी में या गोल्डन कुकिंग ऑयल में? इसको गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार करेंगे। गोल्डन कुकिंग ऑयल में जनाब तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं कि इसे डबल रिफाइंड तरीके से बनाया गया है। विटामिन का ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और इसके साथ साथ विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। यही नहीं बल्कि खानों के लज्जत को चार चांद लगाने के लिए इसमें इसका जो अरोमा है वो भी बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ इसे हाई टेम्परेचर पर भी अगर आप कुक करते हैं तो उससे ऑयल जलता नहीं, क्योंकि इसे डबल रिफाइंड तरीके के साथ ऑटोमेटिक प्लांट के अंदर तैयार किया गया है। तो मैं चाहता हूं शेफ आप रेसिपी भी जल्दी जल्दी बता दें ताकि हम इसे बनाना भी स्टार्ट करें, और ये भी बताइएगा कि आज कितनी क्वांटिटी के लिए हम रेसिपी जो है वो बता रहे हैं। 400 ग्राम चिकन है मेरे पास, उसके लिए 1 टीस्पून गार्लिक है, हाफ टी स्पून साल्ट रखा हुआ है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है मेरे पास, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर है, और योगर्ट है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून मेरे पास मस्टर्ड है। ऑयल रखा हुआ है मैंने 20 ml, और 1 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस है। और क्रीमी मस्टर्ड सॉस के लिए मेरे पास क्रीम पड़ी हुई है और मस्टर्ड मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वेजीज भी इसमें इस्तेमाल की जाएंगी? साइड ऑप्शन में हम वेजिटेबल देंगे, वो मैं आपको बना के जो है ना वो दिखाऊंगा कि कैसे इसको सोते वेजिटेबल होगी। ठीक है, इसकी तरकीब क्या होगी, किस तरह से बनाया जाएगा इसे? जी मैं आपको जो ना अभी बना के दिखाता हूँ। जी जी नाज़रीन, इसके लिए आपको खास तौर पे बताते चलें कि जो मीट लॉफ्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्रेस्ट के चिकन के पीसेस होते हैं, यूं आपने इनको कट करवा लेना है ताकि स्टेक की शक्ल में हो, और इनको जब आप बनाएं और वेजिस के साथ सर्व करें, ये बेहतरीन टेस्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी इसकी बेहतरीन हो। तो मैं चाहता हूं आप बोल के भी रेसिपी थोड़ी सी बता दें कि इसको किस तरह से तैयार किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इसे तैयार कर रहे होंगे दूसरी जानब हमारे जो गेस्ट होंगे उनके साथ भी गुफ्तगू चल रही होगी, तो कितनी देर के लिए क्या क्या चीज को कुक किया जाएगा और इसका पैटर्न क्या होगा, इस हवाले से भी बता दें। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे हम, उसमें गार्लिक ऐड किया मैंने, साथ ही इसमें गार्लिक और सॉल्ट, और उसके बाद लाल मिर्च ऐड कर दी गई है जनाब, लाल मिर्च के बाद ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया गया है, और ये क्या चीज है जनाब? जीरा है, जीरा, पिसा हुआ जीरा। जी पिसा हुआ जीरा भी ऐड कर दिया गया है, और उसके बाद ये चिकन पाउडर, जी चिकन पाउडर ऐड कर दिया गया है, और ये व्हाइट पेपर है जनाब जो ऐड कर दिया गया। योगर्ट भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद इनको मिक्स किया। अच्छा, मस्टर्ड सॉस भी डाली जाएगी इसमें, तो इसके बाद इनको मिक्स किया जाएगा। ऑयल डालने के बाद लेमन जूस भी साथ ही में ऐड कर दिया जाएगा। जी लेमन जूस भी साथ में। ये इसकी मैरिनेशन है जो हमने चिकन को लगानी। ठीक है, इसे मिक्सअप किया जाएगा बच्चे से। बिल्कुल, इसी से मिक्सअप कर दें, इससे कर लें। चलें जी, मिक्सअप किया जा रहा है, और मिक्सअप करने के बाद ये वो पेस्ट तैयार हो जाएगी जिसमें आपको मैरिनेट करना होगा आपका चिकन, और मैरिनेशन के बाद आप इसे ऑयल के अंदर कुक करेंगे। अच्छा, मैरिनेशन कितनी देर की होनी चाहिए? तकरीबन 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट जो है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट को इनहेंस करना हो तो कितनी देर की मैरिनेशन करनी चाहिए? तकरीबन 1 घंटा अगर हो तो फिर ठीक है। 1 घंटा मैरिनेशन हो तो जनाब उससे आपका टेस्ट जो है बड़े जबरदस्त तरीके से डेवलप हो सकता है। तो मैं चाहता हूं आप रेसिपी को तैयार करें, मैरिनेशन करने के बाद इसे कुक भी किया जाए, और उतनी देर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज मनान हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर जुल्करनैन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज इकबाल डे है, और इकबाल डे के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मनान के साथ चल रही थी, और मैं चाहता हूं उन्हीं के साथ मजीद गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त अशार जो है वो मनान की तरफ से हमें सुनाए जा रहे थे, और इकबाल की रूह को ताज़ा करने के लिए, उनकी सोच को ताज़ा करने के लिए, और दोबारा से उनकी जो शायरी है उसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है उनको तो पता ही नहीं है कि इकबाल लिखते क्या थे। तो इसी हवाले से मैं मजीद मनान जो है उनसे जानना चाहूंगा। मनान, नौजवान नस्ल के हवाले से इकबाल जो लिखते हैं, खुदी का जो तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है, उसे बयान करें, कोई अशार हमें सुनाए उनके। अच्छा, ऐसा है कि हन्नान साहब, खुदी का जो फलसफा इकबाल ने बयान किया है वो इतने मुख्तसर जो दौरानिया है हमारा प्रोग्राम का, इसमें बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसरन बता देता हूं कि इकबाल ने एक खास चीज जिस पे फोकस किया है वो इंसान की वक़्त है।
इंसान को क्या अहमियत मिलनी चाहिए, इकबाल ने उस पर फोकस किया है। इकबाल ये कहते हैं कि जी ये जो इंसान है, ये अल्लाह ताला खुद इसको कहता है सूरह बकरा में कि ये मेरा नायब है, और एक जो नायब है जब वो दुनिया पे जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, इस वैल्यू को पहचानने के लिए इकबाल ने कहा है कि अपने आप को जान लेना चाहिए, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं। इकबाल का एक शेर है कि ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। ये एक मिसरा है। ये मौजे नफस जो है, ये जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, ये उसी की बात हो रही है जिसको हम कहते हैं कि इज्जत नफ्स है। वो कहते हैं ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। खुद ही क्या है, तलवार की धार है। यानी कि जिसको हम खुद ही कहते हैं, अगर वो नहीं है तो इट्स मीन कि ये जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप इसको तलवार तस्वुर करते हैं, तो अगर खुद ही नहीं होगी जिसको, यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानेंगे नहीं, तो ये एक ऐसी तलवार की मानिंद होगी जिसको जंग लगा होगा। और जंग आलूद जो तलवार होती है वो कभी भी जंग में इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह फिर इसी की वैल्यू को बताते हुए उन्होंने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये जो कुल्ली तौर पे हम इस फलसफे को देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा अहमियत जिस चीज को इकबाल ने दी है वो इंसान का अपने आप को पहचानना है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानिए और किसी सूरत भी इसकी तौहीन ना होने दीजिए। जिस तरह से आप हमारी सड़कों पे देखते हैं, मैं आपको शुरू में एक बात बता रहा था कि इकबाल ने जो भी अशार कहे हैं वो इतने सालों में उनका सिनेरियो या उनका जो जमाना है वो बदला ही नहीं है, वो आज भी हम वैसे ही देखते हैं। आप इंसानों की तौहीन होते देखेंगे तो आज भी देखेंगे। जिस तरह से अभी मुझसे पहले जो मेहमान आए हुए थे वो भी इस चीज का तज़किरा कर रहे थे कि हमने अपनी वैल्यू मुख्तलिफ तरीकों से डिग्रेड की है, हमने मुख्तलिफ तरीकों से अपनी तौहीन की है। जिस तरह से उन्होंने बुतों का तज़किरा किया था कि इकबाल जिसमें फरमाते हैं कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौ उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। यानी कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे अंदर आए हैं तो हमारी तौहीन हुई है। हमें इनको निकालना चाहिए। हाँ। और मुस्बत सोच जो है वो रखनी चाहिए। सिकंदर साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सिकंदर साहब, इकबाल के एक मुलाजिम भी थे जिनका ताल्लुक शहर फैसलाबाद से था, और फैसलाबाद से उनकी वाबस्तगी क्या थी, किस तरह से वो पले बड़े, उनकी परवरिश के हवाले से लेके उनकी जो वाबस्तगी थी फैसलाबाद के साथ, लालपुर के साथ, उस हवाले से भी बताइए। जी, उनका नाम तो अली बख्श चौधरी होशियारपुरी था। तो उनके जिक्र खैर से पहले मैं इकबाल का जो ताल्लुक लालपुर से फैसलाबाद से उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि इकबाल ने लालपुर के बारे में ये कहा था कि लालपुरियों ने मेरी शायरी को कबूल आम बख्शा है। पहले मेरी शायरी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में थी, आम लोगों, आम आवाम तक मेरी शायरी ग्रेट मरहूम फ़तेह अली मुबारक अली ने पहुंचाई। जो आपको पता है कि नुसरत फ़तेह अली मरहूम के वालिद थे फ़तेह अली, और हमारे मौजूदा जो सुपरस्टार हैं गायकी के राहत फ़तेह अली खां उनके दादा थे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लालपुरी जो हम फैसलाबादी हैं उनके लिए बड़ा ट्रिब्यूट है कि इकबाल खुद ये गवाही दे रहे हैं कि मेरे कलाम को जो कबूल आम, ज़ाहिर कलाम तो बड़ा था लेकिन उसको जरिया भी तो चाहिए था ना आम लोगों तक जाने के लिए। तो यही हमारा जंग बाजार, यही लसूड़ी शाह वाली गली और मरहूम फ़तेह अली और मुबारक अली जो हमारे लेजेंड थे और हैं, उन्होंने कलाम इकबाल को यहाँ से पूरी दुनिया, यानी आप देखें कि ये जब कवालियाँ पढ़ते थे तो 1974 में फ़तेह अली मुबारक अली, ये मैं लालपुरियों की बात कर रहा हूँ जो हमें पहचानना चाहिए, ये शाह ईरान की दावत पे गए थे ईरान कवाली पढ़ने के लिए, 1974 की बात है। तो यही कलाम इकबाल था। ईरान में आपको पता है कि ये हमारे दोस्त गवाही देंगे कि अलामा साहब का जो कलाम है फारसी ज़बान में ज़्यादा है और ईरानी ज़्यादा ओन कर रहे हैं हमसे इकबाल को। तो वहाँ उन्होंने जब कलाम इकबाल सुनाया तो शाह ईरान ने, उस ज़माने में कारें कम होती थी 74 में, आप भी समझ सकते हैं, तो वो जो नई नवेली 1974 मॉडल की टोयोटा करोला थी वो तोहफे में फ़तेह अली और मुबारक अली को पेश की थी। कलाम इकबाल वहाँ जब पेश किया गया तो ये तो एक हमारी इकबाल से ज़ाहिर है हमारी अकीदत, कह लें कि नज़रिया पाकिस्तान का हिस्सा है, इकबाल हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि जो रोशनी इस्लाम से नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इकबाल ने हमें दिखाई है, शायद उनके बगैर हम ना वो शनासा हो सकते उससे। तो एक तो इकबाल का ये ताल्लुक है। जो उनके मुलाजिम थे वो 2 जनवरी 1969 को फौत हो गए थे और ये हमारी जो तहसील जुबरा है यहाँ वो दफन है, उनकी कब्र इधर है, अली बख्श चौधरी होशियारपुरी। तो इन्होंने ये होशियारपुर में पैदा हुए थे। तकरीबन इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो निकलती है 1890। तो ये लाहौर आ गए और मुख्तलिफ जगहों पे ये जॉब शब करते रहे, लेकिन जल्दी इनका जो ताल्लुक था वो इकबाल से हो गया। जो मुंशी ताहिरुद्दीन थे, इकबाल के मुंशी, जो वकील के नान साहब जानते हैं, जो मुंशी का एक अपना मुकाम होता है, तो इकबाल के मुंशी जो थे बतौर वकील, जो मुंशी थे मुंशी ताहिरुद्दीन, उनसे इनका फिर एक कहले की टीम बन गई, मुंशी ताहिरुद्दीन और अली बख्श चौधरी। इकबाल के घर के काम और बाहर के काम। और ये बड़ी मतलब हमारे उलमा, हमारे पढ़े लिखे दानश्वर, माहिर इकबालियात जो लोग हैं वो बताते हैं कि वो जो इकबाल की करामत है लस्सी वाली, वो भी अली बख्श चौधरी की ही अमानत थी कि जब रात को कोई मतलब लेट नाइट कोई मेहमान आ गए इकबाल के और उन्होंने लस्सी पीने की फरमाइश की तो आपने हुक्म दिया। बिल्कुल, ये वाकया भी बड़ा मशहूर है जिसमें जाके रात के 3 बजे उन्होंने एक गली ही क्रॉस की थी, साथ ही में लस्सी वाला भी बैठा था। वो परेशान भी हो गए कि आखिर ये लस्सी वाला आया कहाँ से, और लस्सी भी ली, वापस भी लेके गए, उनको पिलाई भी। तो उसके बाद इकबाल से पांव पकड़ने के बाद उन्होंने पूछा भी कि जनाब आखिर ये वाकया क्या था, तो उसके हवाले से फिर उन्होंने क्या बताया ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 2 बहुत बड़ी शख्सियात थे जिनका नाम दिया। तो जी वो मतलब सुना है कि इकबाल को उन्होंने इस्रार किया था कि ये क्या माजरा है, क्योंकि जब अगले दिन को उधर गए ना उस जगह पे जहां से लस्सी बड़ी ताज़ा बड़ी आला जायके वाली लेके आए थे, तो दिन में वो मंजर ही नहीं था, ना वो दुकान थी ना कुछ था। इससे ज्यादा वो परेशान हुए, जैसे मैंने पढ़ा, मैंने सुना है जरूर। तो फिर उन्होंने बड़ा इसरार किया। जाहिर है हर इंसान ही जानना चाहता है। और उस लस्सी वाले को गालबन पैसे भी दिए थे जो उन्होंने नहीं लिए, और उन्होंने कहा कि इकबाल के साथ चलता हिसाब चलता है। तो वो दोनों जो हस्तियां हैं, जो मेहमान थे जिन्होंने लस्सी पीने का तकाजा किया था, वो ज्यादा लोगों का यही राय है, ख्याल है कि वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो जो लस्सी वाले थे वो हज़रत दाता रहमत थे। तो ये सुना है मैंने, हो सकता है क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये वाकया काफी मशहूर है। दूसरी राय ये पाई जाती है हनान के, एक तो ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी वाली है, दूसरा कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बिल्कुल, बल्कि ये वाला मैंने ज्यादा सुना, ये ज्यादा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जिनके उन्होंने पांव पकड़ रखे थे, जिनको उन्होंने पिलाई। बिल्कुल, और जहां से वो लेके आए वो हजरत दाता थे। तो और ये उन्होंने दौरानिया भी बताया, उन्होंने कहा जी कि ये इकबाल की वफात और हजरत दाता गंजबख्श की वफात का दौरानिया 800 साल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया मनान आज के शो में आने के लिए। सिकंदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें नए गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ रफीक साहब मौजूद हैं जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं FBI के, और मौजूदा इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसको पब्लिश भी कर दिया गया है, सहाला यात्रा के नाम से ये किताब है। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। किताब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दूसरे गेस्ट उनका तारुफ आपको करवाता चलूं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत मौजूद हैं, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहता हूं कि मोहम्मद आसिफ की तरफ चलूं और इनकी जो किताब लिखी गई है उस हवाले से गुफ्तगू करूं, क्योंकि वक्तन फवक्तन मैं देखता हूं कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका हमेशा से लिटरेचर के साथ बहुत मोहब्बत रहती है और बहुत अच्छे से जहां लिखते हैं वहां पढ़ते भी हैं। तो लिटरेचर के साथ इनका ताल्लुक, इनकी वाबस्तगी जो है वो काफी गहरी होती है और लिटरेचर को ही पढ़ पढ़ के इस सीट पे पहुंचे होते हैं। तो हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद है। आसिफ साहब, हमें अपनी किताब के हवाले से बताइएगा जो आपने लिख रखी है। आज इकबाल डे है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अपनी पहले किताब का तारुफ हमें जरूर करवाएं जो आपने लिखी है, ये किस बारे में और इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो छुपी हुई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब जो मैंने लिखी है सहाला यात्रा के नाम से, जो पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग एकेडमी, ये आप समझेंगे तारीखी एकेडमी है। पाकिस्तान बनने से
पहले से यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। सहाला एक टाउन है छोटा सा इस्लामाबाद के साथ, तो वहाँ पे वो स्कूल था और फिर वो कॉलेज बन गया, तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है सबसे बड़ा वो। वहाँ हम 1998 में, आप जिस तरह आपने कहा ना कि इकबाल डे है, तो अल्लामा इकबाल जिस कॉलेज से पढ़े वहाँ मैं पढ़ रहा था। अरे क्या बात। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 1997 में अखबार में एक इश्तिहार छपा कि कोई 300 के करीब पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो गवर्नमेंट भर्ती करना चाहती है और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एग्जाम होगा। तो वो एग्जाम हमने दिया और वो तकरीबन जितने भी लोग थे 1000, 10,000, 15,000 के करीब लोग थे जो उस एग्जाम में अपीयर हुए। और उस एग्जाम में 4 दिन एग्जाम होता रहा और 4 पेपर्स थे उसके अंदर। तो वो सारे स्टूडेंट थे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एमएससी फिजिक्स कर रहा था उन दिनों। तो मैंने भी कहा कि चलें अप्लाई तो करते हैं। अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यूज हुए। तो वो एक ऐसा जर्नी बन गया कि आप देखें कि स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट जो हैं वो पुलिस ऑफिसर बन गए। तो स्टूडेंट जो होता है उसकी आवारा मनशी जो है, जो उसकी खुददारी है, जो उसकी बेफिक्री है, उसको जब पुलिस की ट्रेनिंग में वो ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर, तो वो एक ऐसा रूहानी सा मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम भी यात्रा रखा और इस पर बड़े क्वेश्चन भी मुझसे पूछे गए। ये मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल सा जर्नी बन गया कि वो जो लोग थे जो एक मिशन के जरिए आए थे वो ट्रेडिशनल नहीं थे। वो जो अब पुलिस के बारे में आप सोचते हैं कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले ऐसे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल एक नई दुनिया थी, इससे मुतजाद था बिल्कुल। और ये किताब उसी सफर को ये बयान करती है कि कैसे वो जब वो एक बहुत बड़ा पुलिस सर्विस कमीशन का वो छपा एडवर्टाइजमेंट, तो उसके बारे में हमारा क्या रिस्पांस था। हमें लगता था कि ये हम इसमें कैसे ट्राई करेंगे। फिर वो लोग कानाफूसी करते हैं कि जी इसमें तो बड़े पैसे लगते हैं वगैरह वगैरह। उस सारी बेयकीनी और मिसकंसेप्शन के दरमियान में हमने एग्जाम दिया। और आई एम प्राउड ऑफ दैट कि भाई वो जो पूरा सिस्टम था वो टोटल ट्रांसपेरेंट था। वो टोटल ट्रांसपेरेंट था। कोई इंसानी गलती तो हो सकती है लेकिन कोई उसमें बददयांती नहीं शामिल थी। और सारे आप समझें कि वो अभी भी अगर आप वो एग्जाम्स देखें जो हमने वो दिए, उसमें एक क्वेश्चन था कि पाकिस्तान का कौमी तराना लिखें। और आपको पता है कि उस दिन हम सब भी उसमें शामिल थे जिनको शर्मिंदगी हुई। चंद वो लोग जो तराने को पूरी तरह याद करते थे, हमें तराना याद पूरी तरह नहीं था। तो वो एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुए, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। और ट्रेनिंग का पूरा जो सिस्टम था वो बहुत ही म्यारी था। आप पाकिस्तान आर्मी के तावन से वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो थी वो प्लान हुई और फिर मनसूबाबंदी के बाद उस पर वो जब सारा वो जो प्रोसेस था ना वो एक यूनिक प्रोसेस था। उस सारे प्रोसेस को और वो जो नौजवान थे जो 300 के करीब थे, जिनके नारे जो थे वो हौसलों वाले थे, जिनकी हरकत बेफिक्री वाली थी, मगर उधर वहीं वो जो जब आपको शिकंजे में बांधा जाता है और आपको ट्रेन किया जाता है, तो वो सारे सिस्टम और सारे माहौल को मैंने इस किताब में बंद किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई एक हसीन वाकया जो उस दौर का आपको याद हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहें। बड़े उसमें बड़े हसीन और बड़े खूबसूरत वाकयात हैं। कई ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी बात है जो अब भी हम सारे इस्तेमाल करते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स थे सारे, बहुत सारे लोग ज़रा यूनिवर्सिटी से गए हुए थे, बहुत सारे लोग कायदे यूनिवर्सिटी से गए हुए थे। तो वो ना जब भी कोई बात होती थी, कोई भी बात होती थी, जब वो नेगेटिव होती थी, पॉजिटिव होती थी, उसका कोई मतलब होता था या नहीं होता था, तो नारा लगता था बड़ी गेम है। और वो जो नारा बड़ी गेम था वो आज तक लगता है। और अब आप देखें ना कि अगर नेगेटिव टर्म में आप बात करें तो जो जिसको कहा जा रहा है उसको समझ नहीं आ रही कि ये कहा क्या जा रहा है। लेकिन ये पंजाबी में भी ये लफ्ज पंजाबी में यूज किया, यार बड़ी गेम, बड़ी गेम। अच्छा, एक और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं समझता हूं कि मुझसे सवाल किया गया, मैं आरपीओ साहब से मिला उनको किताब देने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार पुलिस वाले वाली किताब लिखती है। मैं कह नो सर, आप इसको पढ़ें। ये रिफत साहब की बात कर रहे हैं, वो सवाल बहुत करते हैं। ये जो है किताब एक्चुअली ये एक अदब का हिस्सा भी है। आप इसको पढ़ेंगे, अगर आप इस किताब को पढ़ने के बाद सोचने पे मजबूर ना हो और अपने राय चेंज ना करें पुलिस के बारे में, तो शायद किताब का मकसद फौत हो जाता है। बिल्कुल। ये एक्चुअली ये पूरी की पूरी, एक तो मेरी एसोसिएशन थी, मैंने 7.5 साल पुलिस के साथ काम किया, और यानी इस किताब में थाना कल्चर से हट के एक
पुलिसमैन की क्या है बेसिकली है तो ये ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन ट्रेनिंग से पहले पुलिस के बारे में मैं आपको बताऊं कि जीसी में जब मैं सिलेक्ट हो गया और मैं ट्रेनिंग पे जाने से पहले, वो आपको पता है यूनिफॉर्म आप पहनी हो तो आपको दिखावे का बड़ा शौक होता है, थोड़े थोड़े आप शोधी हरकतें करते हैं, बगैर वजह के यूनिफॉर्म दिखाते हैं, तो मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। वो जरा एंग्री यंग मैन का स्टेटस आ जाता है ना थोड़ा सा, आपने बताना होता है ना कि मैं अब मैं पुलिस चीज बन गया, पुलिस की भर्ती हो गया। तो मैं चला गया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, और हमारी सीनियर थी 3 लड़कियां बड़ी वो मशहूर थी, पूरा ग्रुप था उनका। तो मैं तो शौकी मारने गया था, तो मैं प्रोफेसरों से मिल मिला के बड़ी अप्रिसिएशन हासिल करके जब मैं वापस कोने पे पहुंचा तो साइंस ब्लॉक जो गवर्नमेंट कॉलेज का है वो बिल्कुल नासिर बाग के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां पे उन्होंने कहा वाह तुम भी चिल्लड़ बन गए हो। और दैट वाज द टाइम कि मेरी वो जो सारी की शौकी और जो मैं अपने सब चीजें साथ लेके गया था वो मैं बिल्कुल समझ जमीन बोस हो उन्होंने फ्रूट कवर बना दिया बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप नौकरी मिलने के सम्राट के नाम से मैंने एक मजमून लिखा हुआ है। आप पुलिस में आ जाते हैं, जॉब आपकी शुरू होने से पहले, अब वो जो हजाम है, जो बार्बर शॉप है, वो आपको फ्री सर्विसेज ऑफर करना शुरू हो जाते हैं। दुकानदार जो हैं वो आपको वैसे जी सर वो कोशिश करते हैं तो कि आप उन्हें पहचानना शुरू हो जाए। तो ये इसमें मैंने वो बताया कि हमारी सोसाइटी का पुलिस के बारे में क्या कंडक्ट है और क्यों हम एक्स्ट्रा अहमियत देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई कोई चीजें हैं जो हमारे मुआशरे की कमजोरियों को सामने लेके आती हैं। तो ये भी मैंने इस बुक के अंदर जो है वो बयान किया है। आप समझें कि एक जो आम लेमैन है, एक आम स्टूडेंट है, उसने पुलिस को कैसे देखा, कैसे उसने पुलिस के बारे में लोगों की गलतफहमियों को महसूस किया, और महसूस करने के बाद कैसे उसने जब उसने यूनिफॉर्म पहनी तो उसने उस पर कैसे रिफ्लेक्ट किया। चलें जी, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, इन स्टोरीज के हवाले से ब्रीफली आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। किचन की तरफ चलते हैं और शेफ जहांगीर से पूछते हैं कि हमारी रेसिपी कहां तक पहुंची। शेफ, कितनी देर में तैयार हो जाएगी रेसिपी? तकरीबन फाइनल है सर रेसिपी। तकरीबन फाइनल है। और आपने स्टेक जो है उसे तैयार कर लिया है? जी बिल्कुल तैयार। जो हमारी वेजेस थी वो बॉयल हो गई हैं? जी जी बिल्कुल। और कितनी देर लगेगी? तकरीबन 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएंगी, प्रेजेंट हो जाएगा ये? जी जी जी। चलें जी, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर इसे प्रेजेंट कर दिया जाएगा और हम अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे कि आज जो स्टेक तैयार किया जा रहा है उसे किस तरह का बनाया है। और जैसे ही शो खत्म होगा हम टेस्ट करके भी कल लाजमी आपको बताएंगे कि शेफ ने आज स्टेक कैसा तैयार किया। लेकिन उमैर, खुशबू से तो बहुत जबरदस्त चीज लग रही है, अरोमा जो जिस तरह से फैला हुआ है ना हमारे स्टूडियो में, क्या कहेंगे? खानों के बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, पंजाबी और ऊपर से फैसलाबादी, इस हवाले से काफी बरीक होते हैं। जी हनान, अगर हम फैसलाबादी लोगों की बात करें तो खानों के तो काफी हद तक शौकीन होते हैं। और जहां तक आपने खुशबू की बात की तो वाकई ये जैसे ही हम लोग स्टूडियो में एंटर हुए हैं तो ये जो धीमी धीमी खाने की खुशबू थी, गो के अभी उस वक्त बनना स्टार्ट हुआ तो तब से ही उसने हमें अपनी जानिब खींचना शुरू कर दिया। अच्छा, इकबाल भी अगर देखें तो वो मैंगो बहुत पसंद करते थे और डॉक्टर ने जब मना किया था कि जस्ट एक आप खा सकते हैं रोजाना का, तो तब भी उन्होंने एक बड़ा सारा मंगवा रखा था। खाने के शौकीन लोग होते हैं और ये खुदा की नेमत होती है और इस नेमत से इस्तेफादा जो है वो करना चाहिए, लेकिन उतना जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। आप ज्यादा खाना खाएंगे तो फिर बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। हम आसिफ साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं, जनाब आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे जो आप कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा हेल्दी खाना है। वेजिटेबल्स बहुत मुझे पसंद है। कौन कौन सी वेजिटेबल्स पसंद है? घर में भाभी को सबसे ज्यादा फरमाइश किस चीज की करते हैं आप? मैं खुद अच्छा खाना बना लेता हूँ। अरे क्या बात है, हमारे साथ एक ऑफिसर और एक अच्छा कुक इकट्ठे बैठे हैं। खाना मैं बना लेता हूँ खुद। मुझे ये भिंडियां बहुत पसंद है। भिंडियों में गोश्त डालते हैं? गोश्त डाले। कौन सा गोश्त डालते हैं भिंडियों में? अगर आप मटन डालें तो फिर क्या बात है, क्या बात है। भिंडियां पसंद है। फिर सारी वेजिटेबल्स, अब जैसे आजकल आज के सीजन में मिक्स वेजिटेबल्स हैं। भिंडिया बनाना भी तो कोई कोई जानता है। वो चीज आ जाती है ना, तो आप उन कोई कोई में शामिल है मेरे ख्याल। मैं बिल्कुल अच्छा खाना बना लेता हूँ। मॉडर्न खाने नहीं आते, लेकिन जैसे ये स्टेक देसी खाने जो अपने अच्छा, देसी खानों में भी लज्जत जो छुपी हुई है ना, बहुत सारे अब लोग
एक होता है ना ट्रेडिशन सेट हो जाता है, कल्चर जो होता है लोग उसे पसंद करते हैं। हमारा कल्चर बहुत रिच था लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा था फॉरेनर्स के आगे। अब बहुत सारे फॉरेनर्स जब यहाँ पे आते हैं चिकन कढ़ाई खाते हैं। गुज़श्ता दिनों में अल्दी और खुबैब हमारे शो में आए थे, फॉरेनर थे, टूरिस्ट थे, और उन्होंने भी ये कहा, ऐलान किया उन्होंने बाकायदा तौर पे कि आप भी पाकिस्तान के अंदर आए और यहाँ की जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं जिसके अंदर उनको चिकन कढ़ाई बहुत पसंद थी। अब इसी तरह की हमारी बहुत सारी और भी डिशेज हैं, कबाब हैं, टिक्के हैं, बारबेक्यू है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डिशें अगर फॉरेनर्स आके यहाँ पे खाएं तो इस कल्चर को काफी हद तक प्रमोट किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? आप यूके में जाएं, मुझे काफ़ी दफ़ा जाने का वहाँ पे इत्तेफाक हुआ है। आप वहाँ पे जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, देसी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे इतना रश होता है और ज़्यादा गोरे होते हैं और करी के वो स्पाइसेस को बड़ा पसंद करते हैं, करी को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा जो अब तो खैर हम काफ़ी ज़्यादा हमारी कौम में ये शऊर आना शुरू हो गया कि जो अनहेल्दी चीज़ें वो निकाल रहे। जैसे हम एक्स्ट्रा ऑयल इस्तेमाल करते थे वो अब कम होना शुरू हो गया, लोग कॉन्शियस हो गए हैं हेल्थ की वजह से। और जो हमारे खाने हैं वो खाने अगर आप उनको जैसे स्पाइसेस को मैनेज कर लें उस तरह ना करें। आप देखें ना, कुछ घरों में बहुत ज़्यादा मिर्चें और नमक डाला जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होती हैं, कुछ घरों में कम डाला जाता है। तो उसको आप अपनी हेल्थ के साथ अगर समझ के बनाएं तो हमारे खाने बेहतरीन खाने हैं, शायद यही खाने हैं। दुनिया में आप कहीं जाएं तो जैसे वो गोरे खाते हैं, वो ब्रेड खाते हैं, तो हम तो ब्रेड के बाद फिर रोटी भी खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हमारे यहाँ पे खुश खुराक भी हैं और इसके साथ साथ लज्जत, टेस्ट जो है ना, उस हवाले से लोग बड़े कॉन्शियस हैं। यानी घर में अगर खाना अच्छा ना बने तो बीवी की अच्छी से खिंचाई भी हो जाती है। और अगर आप खुद कुक हो, अच्छा भाभी जब कुछ ऐसा तैयार कर लेती है जिसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आता तो किस तरह से पेश आते हैं आप? मैं खाने के बारे में जब टेस्ट पसंद ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करता। देखिए आजकल आपके पास ऑप्शंस है ना, पहले ये होता था जब जो लोग इन चीज़ों को माइंड करते थे कि खाना आप प्रिजर्व नहीं कर सकते थे, आप उनको संभाल नहीं सकते थे। अब तो आप फ्रिज में देखें तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा ही होता है। तो मैं खाने को नापसंद करने के हक में नहीं हूं कि आप कहें कि जी खाना इसमें अब ये ज्यादा कम। हाँ, कुछ अगर अच्छा खाना हो तो आप एक्सप्रेस करते हैं आप खाने के से कि आप ज्यादा खाते हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अगर अच्छा उस तरह ना बना हो जिस तरह आप चाहते हैं, वो एक मशहूर शेर है ना कि ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। क्या बात। तो खाना जो है वो अगर आपको पसंद नहीं है, खाना तो है ना, और अल्लाह की रहमत है, तो मैं समझता हूं कि नापसंद नहीं करना चाहिए खाने को, और मैं कभी नहीं करता। हाँ, आप अपनी क्वांटिटी डिक्रीज इंक्रीज करके अपना एक्सप्रेशन कर देते हैं कि ये बहुत मजेदार है। अच्छा, टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं ना इंसान के और वो उसको सिताते हैं। हाँ। जैसे बाजुकात बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स होते हैं लेकिन उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो आप खास तौर पे घर खुद अगर बनाते हैं तो बिंडिया बनाएंगे, भाभी के हाथ की सबसे अच्छी चीज आपको क्या पसंद? ये जिस तरह ये स्टेक्स हैं, ये या जो मॉडर्न खाने हैं, जैसे सूप है, मैं सूप नहीं बना पाता, वो सूप बहुत अच्छा बनाती है। या जो यानी भाभी आपसे अच्छी शेफ है? साहब डेफिनेटली, वो तो एक स्किल है ना जो आप मैंने वो सीखा है मजबूरी में। मैं अच्छा, वैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं खाने की अगर अच्छा नहीं बना तो ज्यादा कुछ नहीं कहता, ये भाभी के डर से तो नहीं कह रहे आप? नहीं, मतलब उन्होंने अगर अच्छा नहीं बनाया, अगर आप कहेंगे कि मैं ये कह देता हूं उसे, मैं ये कर देता हूं, तो घर में जाके खिंचाई होगी आपकी? नहीं, ऐसा नहीं होता खिंचाई वाले। असल में ना ये इसके बारे में भी जनरली हम अच्छी टर्म इस्तेमाल करते कि मियाँ बीवी खिंचाई करते हैं। इट्स अ रिस्पेक्ट, बेसिकली आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बात काफी मजरूह हो जाती है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होती है। मेरे एक टीचर हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती से, बड़ा मैं उनसे इंस्पायर हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में थे मेरे टीचर ना, तो एक दिन मैं उनके पास बैठा था और ही वॉज टॉकिंग टू अपनी वाइफ से, वो बात कर रहे थे, और वो भाभी भी जो थी वो भी प्रोफेसर थी। तो ना उनको लगा कि वो जरा सबमिसिव बातचीत कर रहे हैं। तो जब फोन खत्म किया ना तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ये मत समझना कि मैं आपकी आंटी से डरता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं प्रिंसिपली उनकी बात मान लेता हूँ। तो मैं भी समझता हूँ कि ये डरने वाली बात नहीं है, ये एहतराम आप है। वैसे बाजुकात कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मुहज्जब अंदाज में ये अपनी डोमिनेंस को कम किया जाता है इस तरीके से, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? किस क्या मुझे मैं समझ डोमिनेंस एक होता है ना, मर्द की डोमिनेंस होती है घर के अंदर, बातों के अंदर, हर चीज के अंदर, के ये किया जाएगा वो किया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं, आपके उस्ताद बता रहे थे, मैं एक मुहज्जब अंदाज में बात, तो मैंने यही कहा था कि डोमिनेंस जो है उसे कम कर दिया जाता है मुहज्जब गुफ्तगू का नाम देके, कुछ इस तरह का। तो नहीं, मैं ना इसमें जो कल्चरल चेंज हमारी सोसाइटी में आई है
आप ये देखिएगा कि वो कौमें जिन्होंने तरक्की की है, जिन कौमों ने भी तरक्की की है, तो उन्होंने इंक्लूसिव यानी खवातीन जेंडर इंक्लूसिविटी है, यानी मेल और फीमेल दोनों अगर तरक्की में काम करते हैं। जैसे हमारे गांव हैं, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो वहां खवातीन 100% काम करती हैं। ये नहीं है कि वो काम नहीं करती, लेकिन हम उसको किसी गिनती में नहीं रखते, और वो काम भी करें और साथ हम फिर उनको रोब भी जमाएं। तो वो जो पहला जमाना था ना, वो मैं उसे जमाना जहलियत कहता हूं, जिसमें आप एक दूसरे पे रोब जमाते थे। तो रोब जमाने वाली बात अब वो वैसी नहीं है। एक तो यह है कि शऊर आ गया। अब हमारा मजहब जो है, मजहब में सबसे ज्यादा ये कहा गया है, रोब भी दो तरह का होता है ना। एक तो दबदबा होता है कि घर में शोहर आ जाए, भाई आ जाए, बाप आ जाए, तो एक उसका घर में एक एनवायरनमेंट होता है ना, हमारा कल्चर कुछ ऐसा है। और एक रोब होता है कि बिला वजह जाके झिड़के मारना शुरू कर दें, बीवी को डांटना शुरू कर दें, बहन की खिंचाई करना शुरू कर दें, माँ जी के साथ बदतमीजी, वो एक अलग एनवायरनमेंट होता है। एक तहजीब के साथ अगर हम बात करें, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, मैं रोब की हवाले से गुफ्तगू उस हिसाब से कर रहा हूं कि वो रोब एक बड़ा जबरदस्त होता है। मतलब बाप घर के अंदर दाखिल हुआ, चुन्नी बेटी ने अपने सर पे, वो जो एल्डर के तौर पे है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट होती है, जो एक डोमिनेंस होती है। दादा घर के अंदर अगर आपके मौजूद है, नाना मौजूद हैं, उनके घर में दाखिल होने से एक मतलब बच्चे अगर चहमगोइयां भी कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात भी कर रहे हैं, उनके आने से रुक जाते हैं। एक अदब का, एक एहतराम का जो है वो मंजर वहां पे देखने को मिलता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सही ये है, भी ये आजकल कम होता चला जा रहा है। ये तो खैर अब हमने मॉडर्न हो गए, तो हमने कहा कि ये अदब भी शायद इसको भी हम उसी मॉडर्नाइजेशन के निशाने पे ले आए। मगर मैं अब भी अपनी माँ से डरता हूँ, अब भी। उसकी सिंपल सी वजह है कि आपके घर में जो फादरली फिगर्स होते हैं, माँ और बाप, उनका जो किरदार है वो एक ऐसा किरदार है जिसके बगैर आप जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, ये डर बड़ा खूबसूरत डर होता है। मतलब माँ आप पे हाथ उठाती है ना, और जानबूझ के वो जो डरता है इंसान, वो बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स होती है। उसमें तो उसकी तो कोई और मतलब मिसाल नहीं है, उसे लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। ये नहीं है, आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते इन चीजों को। हम चूंकि इंसान है ना कहीं कोई गलती, कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी हो जाती है। जैसे आजकल का माहौल है, ये जो आप देखते हैं मुख्तलिफ मीडियाज हैं उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं बंदा वो लाइनें क्रॉस आजकल की सोसाइटी में वो क्रॉस होती हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं या वालिदैन हैं, उनका घर में होना, और वो एक ऐसी शील्ड है। हज़रत मूसा का वाकया कुरान में है कि अगर माँ अब तुम्हारी चली गई है, रब ने कहा कि भाई अब संभल के, तो ये जो पेरेंट्स का किरदार है। और फिर मैं